तो आज हम एक कहानी के गहराइयों में उतरेंगे। ये कहानी है अकेलेपन की, एक अनपेक्षित रिश्ते की और मानवीय भावनाओं की, जो कलकत्ता के एक पोस्टमास्टर और ओलापुर नाम के एक छोटे से गांव की एक अनाथ लड़की के इर्द गिर्द घूमती है। हमारे पास जो स्रोत है वो द पोस्टमास्टर एंड द ऑर्फन गर्ल कहानी के कुछ अंश है, और आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे दो बिल्कुल अलग दुनिया के लोग एक दूसरे के जीवन में आते हैं और फिर क्या होता है। और इस कहानी के जरिए हम इंसान के दिल की एक बहुत ही बुनियादी जरूरत को भी देखेंगे, मतलब जुड़ने की जरूरत, खासकर तब जब इंसान बिल्कुल अकेला हो। और दिलचस्प बात यह है कि रिश्ता जितना अप्रत्याशित है उतना ही एक तरह से स्वाभाविक भी लगता है। हाँ, और यही तो इस कहानी की सबसे पेचीदा बात है। तो चलिए देखते हैं ये सब शुरू कैसे होता है। कहानी की शुरुआत होती है जब कलकत्ता के एक पढ़े लिखे बाबू का तबादला ओलापुर गांव में होता है। और उसके लिए ये किसी सजा से कम नहीं था। ऐसा लगता है जैसे किसी मछली को पानी से निकालकर सूखी जमीन पर डाल दिया हो। ये सिर्फ जगह का बदलना नहीं है, ये एक पूरी दुनिया का बदलना है। स्रोत में जो विवरण है वो साफ दिखाता है, ये शहरी और ग्रामीण जीवन के बीच का एक टकराव है। बिल्कुल। उसका ऑफिस एक अंधेरी सीलन भरी झोपड़ी में, पास में काई से भरा तालाब और जंगल। हाँ, और उसके लिए सब कुछ मतलब असभ्य है, पिछड़ा हुआ है। वो तरसता है कलकत्ता की पक्की सड़कों और उस भीड़ भाड़ के लिए। कहानी में एक बात मुझे हमेशा सोचने पर मजबूर करती है। वो अकेलापन दूर करने के लिए कविता लिखने की कोशिश करता है, जिसमें वो प्रकृति की तारीफ करता है। तो क्या वो सच में प्रकृति की सुंदरता को महसूस कर रहा था, या ये सिर्फ एक दिखावा था? ये बहुत अच्छा सवाल है। मुझे तो लगता है कि ये काफी हद तक एक दिखावा ही था। ये उसके अंदर की लड़ाई को दिखाता है। मतलब वो बाहर से तो जताना चाहता है कि वो इस माहौल में भी कला ढूंढ सकता है, पर असल में वो बुरी तरह फंसा हुआ महसूस कर रहा है। तो उसका अकेलापन सिर्फ शारीरिक नहीं था? नहीं, बिल्कुल नहीं, मानसिक भी था। उसे गांव के लोग, यहां तक कि नीलकोठी के कर्मचारी भी अपने लायक नहीं लगते थे। तो ये अकेलापन कुछ हद तक उसने खुद ही ओढ़ा हुआ था, अपने अभिमान के कारण। और इसी अकेलेपन के किले में एक किरदार की एंट्री होती है, एक अनाथ लड़की, रतन। हाँ, रतन, जिसकी उम्र कोई 12-13 साल है। और वो पोस्टमास्टर के छोटे मोटे काम कर देती है, जिसके बदले में उसे थोड़ा खाना मिल जाता है। उनकी शाम की एक खास दिनचर्या बन जाती है। पोस्टमास्टर उसे आवाज देते, रतन। और कहानी में एक छोटी सी बात लिखी है कि वो जानबूझकर पहली आवाज पर नहीं आती थी। ये मुझे बहुत दिलचस्प लगता है। बिल्कुल, ये उसके स्वाभिमान का एक छोटा सा प्रदर्शन है। ये कहने का उसका तरीका है कि मैं सिर्फ एक नौकरानी नहीं हूं। अच्छा। फिर वो हुक्का भर कर लाती और वहीं बैठ जाती, और यहीं से उनकी बातचीत शुरू होती। पोस्टमास्टर उससे उसके परिवार के बारे में पूछते। लेकिन धीरे धीरे ये बातचीत एक तरफा हो जाती है ना? मतलब पोस्टमास्टर अपने घर, अपनी माँ, भाई, दीदी की बातें उसे बताने लगते हैं। तो क्या ये एक असली संवाद था, या पोस्टमास्टर को बस एक सुनने वाला चाहिए था? शुरुआत में तो ऐसा ही लगता है। वो उस अनपढ़ लड़की में एक ऐसा श्रोता ढूंढता है जिसके सामने वो अपनी भावनाएं, वो बातें कह सके जो वो अपने बराबर वालों से नहीं कह सकता था। लेकिन रतन के लिए ये सिर्फ सुनना नहीं था, वो उन कहानियों को जी रही थी। वो पोस्टमास्टर के परिवार को अपना मानने लगी थी, उन्हें माँ, दादा, दीदी कहकर बुलाने लगी थी। तो उसने अपने मन में उनकी एक काल्पनिक तस्वीर बना ली थी। बिल्कुल। तो एक तरह से दोनों एक काल्पनिक दुनिया बना रहे थे। पोस्टमास्टर अतीत की यादों में जी रहा था, और रतन एक ऐसे भविष्य का सपना देख रही थी जिसमें उसका भी एक परिवार हो। तो ये रिश्ता आपसी जरूरत पर आधारित था। जरूरत से शुरू हुआ, लेकिन इंसानी भावनाएं सीधी रेखा में नहीं चलती। खासकर रतन के लिए, जिसके पास और कोई नहीं था, ये जरूरत धीरे धीरे गहरे लगाव में बदल गई। पोस्टमास्टर के लिए शायद ये समय बिताने का तरीका था, लेकिन रतन के लिए ये उसकी पूरी जिंदगी बन गया था। और फिर पोस्टमास्टर कुछ ऐसा करते हैं जो इस रिश्ते की नींव ही बदल देता है। वो रतन से कहते हैं, मैं तुझे थोड़ा थोड़ा करके पढ़ना सिखाऊंगा। हाँ, ये इस रिश्ते में एक बहुत बड़ा मोड़ है। अब ये सिर्फ मालिक और नौकरानी का रिश्ता नहीं रहा। तो अब वो एक शिक्षक की भूमिका में आ गया। शिक्षक या बड़े भाई की। वो उसे अपने ज्ञान की दुनिया का एक छोटा सा हिस्सा दे रहा है। लेकिन यहां भी एक सवाल उठता है। क्या? कि क्या ये सच में उसकी भलाई के लिए था, या अपने खालीपन को भरने और खुद को श्रेष्ठ महसूस करने का एक और तरीका था? कि देखो, मैं इस पिछड़े हुए गांव में ज्ञान का प्रकाश फैला रहा हूं। हाँ, बिल्कुल, हो सकता है दोनों का मिश्रण हो, लेकिन इसका असर रतन पर बहुत गहरा होता है। उसके लिए अक्षर सीखना सिर्फ पढ़ना लिखना नहीं है, ये उस दुनिया में दाखिल होने का एक रास्ता है जिससे उसका भैयाजी आता है। ये जुड़ाव का एक और गहरा स्तर है। हाँ, एक उम्मीद है। लेकिन फिर कहानी में एक और नाटकीय मोड़ आता है।
सावन की बारिशें और पोस्टमास्टर बीमार पड़ जाते हैं। और उस मुश्किल समय में ये 12-13 साल की बच्ची अचानक एक माँ की भूमिका में आ जाती है। वैद्य को बुलाना, रात भर जागना, समय पर दवाई देना, ये सिर्फ एक मदद नहीं लगती। नहीं, ये एक तरह का ट्रांसफॉर्मेशन है। ये रतन के चरित्र का सबसे महत्वपूर्ण क्षण है। अब वो सिर्फ एक असहाय अनाथ नहीं है, पहली बार वो किसी की जरूरत पूरी कर रही है। वो देखभाल करने वाली बन जाती है। बिल्कुल। जिम्मेदार व्यक्ति, जो पोस्टमास्टर एक स्नेहमयी नारी की कमी महसूस कर रहे थे, रतन अनजाने में उस कमी को पूरा कर देती है। तो क्या ये कहा जा सकता है कि इस बीमारी ने उनके रिश्ते के समीकरण को पलट दिया? हाँ, कम से कम रतन के मन में तो ऐसा ही हुआ। उसे पहली बार लगा कि वो सिर्फ बोझ नहीं है, बल्कि वो जरूरी है। इस बीमारी ने उसके मन में इस रिश्ते को और भी मजबूत और स्थायी बना दिया। उसे लगा कि अब वो सच में इस परिवार का एक अटूट हिस्सा बन गई है। बिल्कुल। लेकिन बीमारी से ठीक होते ही पोस्टमास्टर एक ऐसा फैसला लेते हैं जो रतन की इस पूरी दुनिया को हिला देता है। वो तय करते हैं कि वो अब यहाँ एक पल भी नहीं रह सकते, और वो अपनी बदली के लिए कलकत्ता अर्जी भेज देते हैं। कहानी में एक बहुत मार्मिक दृश्य है, जहाँ पोस्टमास्टर अंदर अपने जाने की तैयारी कर रहे हैं और रतन बाहर बरामदे में बैठकर अपने पुराने पाठ दोहरा रही है। यहाँ दोनों की दुनियाओं का फर्क शीशे की तरह साफ हो जाता है। हाँ, वे एक ही घर में रहकर दो अलग अलग हकीकत में जी रहे हैं। रतन उस रिश्ते को और गहरा करने की कोशिश कर रही है और पोस्टमास्टर उस दुनिया से बाहर निकलने का रास्ता तलाश रहा है। बिल्कुल। और किसी को भी इसका एहसास नहीं है। और फिर वो शाम आती है जो पोस्टमास्टर रतन को बताते हैं कि वो कल चले जाएंगे, उनकी अर्जी नामंजूर हो गई है, तो वो नौकरी से इस्तीफा दे रहे हैं। उस रात जब रतन खाना बना रही होती है तो बहुत धीरे से पूछती है, भैया जी मुझे अपने घर ले चलोगे? और इस पर पोस्टमास्टर का जवाब? वो हंसकर कहते हैं, वाह ये कैसे हो सकता है। वो हंसी शायद कहानी का सबसे क्रूर पल है। हाँ, वो हंसी उनकी पूरी मानसिकता को दर्शाती है। ये शहरी पढ़े लिखे व्यक्ति की हंसी है जो एक ग्रामीण गरीब लड़की की अव्यवहारिक इच्छा पर हंस रहा है। उसे ये ख्याल इतना बेतुका लगता है कि वो समझाना भी जरूरी नहीं समझता। बिल्कुल। वो ये देख ही नहीं पासा कि रतन के लिए ये कोई मजाक नहीं, बल्कि उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी उम्मीद का इजहार है, उसकी आखिरी कोशिश, जिसे पोस्टमास्टर ने एक हंसी में उड़ा दिया। लेकिन एक पल के लिए अगर हम पोस्टमास्टर के नजरिए से देखें तो क्या हम उनके प्रति कुछ ज्यादा ही कठोर हो रहे हैं? मतलब उस जमाने के सामाजिक नियमों को देखते हुए क्या उनके लिए ये मुमकिन था? ये एक बहुत जरूरी सवाल है। हाँ, ये सच है कि सामाजिक रूप से ये लगभग नामुमकिन था, लेकिन यहाँ गलती ना कहने में नहीं है, बल्कि कैसे कहा गया उसमें है। उस हंसी में सहानुभूति का पूरी तरह से अभाव था। वो उसकी भावनाओं की गहराई को समझने में या तो असफल रहे या उन्होंने समझना जरूरी नहीं समझा। अगली सुबह पोस्टमास्टर जाने के लिए तैयार होते हैं। वो रतन को कुछ पैसे देना चाहते हैं ताकि उसका गुजारा चल सके। हाँ, लेकिन रतन पैसे लेने से मना कर देती है। वो उनके पैरों से लिपट कर रोते हुए कहती है, मेरे लिए किसी को कोई चिंता करने की जरूरत नहीं। पैसे का प्रस्ताव उस रिश्ते पर आखिरी चोट थी। मतलब रतन का लगाव भावनात्मक था, आर्थिक नहीं। पैसे देकर पोस्टमास्टर अनजाने में उस सारे रिश्ते को एक नौकरी, एक लेनदेन में बदल रहे थे, और रतन इसे बर्दाश्त नहीं कर सकी। अच्छा। उसका पैसे लेने से इनकार करना एक तरह से उसके आत्मसम्मान को बचाने की कोशिश है। वो कह रही है, जो कुछ हमारे बीच था वो बिकाऊ नहीं था। पोस्टमास्टर नाव में बैठकर चले जाते हैं, और जब नाव चलने लगती है तो उनके दिल में एक तेज दर्द उठता है। एक पल के लिए उनके मन में आता है कि लौट जाएं। ये दिखाता है कि वो पत्थर दिल नहीं थे, उनमें भावनाएं थीं। हाँ, लेकिन कमजोर थीं। वो अपराध बोध महसूस करते हैं, लेकिन बस एक पल के लिए, और फिर वो तुरंत खुद को समझाने के लिए एक दार्शनिक तर्क का सहारा लेते हैं। वो सोचते हैं, जीवन में ऐसे वियोग और मृत्यु तो होते ही रहते हैं, लौटने से क्या लाभ, संसार में कौन किसका है। हाँ, और यहाँ हम इंसान की एक बहुत आम प्रवृत्ति देखते हैं। जब हम कोई ऐसा फैसला लेते हैं जिससे हमें अपराध बोध होता है, तो हम अक्सर उसे किसी बड़ी दार्शनिक सच्चाई का हिस्सा बताकर सही ठहराने की कोशिश करते हैं। दुनिया में कौन किसका है, ये कहना आसान है, बजाय ये स्वीकार करने के कि मैंने किसी का दिल दुखाया है। ये खुद को जिम्मेदारी से बचाने का एक मनोवैज्ञानिक कवच है। बिल्कुल सही। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। नहीं? लेखक हमें पोस्टमास्टर के इस सुविधाजनक दर्शन के साथ नहीं छोड़ता। हाँ, कहानी का अंत होता है रतन पर। उसके मन में कोई दर्शन या तर्क नहीं है। वो बस उस पोस्ट ऑफिस के चारों ओर चक्कर काटती रहती है, रोती रहती है, इस एक हल्की सी उम्मीद में कि शायद भैया जी लौट आएं। तो ये कहानी हमें मानवीय रिश्तों की जटिलता के बारे में बहुत कुछ सिखाती है
कैसे दो लोग एक दूसरे के जीवन के खालीपन को भर सकते हैं, लेकिन ये भी दिखाती है कि कैसे समझ की कमी एक गहरे रिश्ते को तोड़ सकती है। बिल्कुल। पोस्टमास्टर के लिए ये जीवन का एक अध्याय था, एक बुरी याद जिसे भुलाकर वो आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन रतन के लिए उसके लिए ये उसकी पूरी दुनिया थी जो उजड़ गई। अंत में ये कहानी एक विचार छोड़ जाती है। पोस्टमास्टर तो अपनी जिंदगी में आगे बढ़ गए एक तर्क के साथ, लेकिन रतन का क्या हुआ? ये कहानी हमें उस व्यक्ति की अनकही कहानी के बारे में सोचने पर मजबूर करती है। 100 साल से भी ज्यादा पुरानी कहानी, पर आज भी उतनी ही प्रासंगिक है। बिल्कुल। कितनी बार ऐसा होता है कि एक रिश्ता जो हमारे लिए महज कुछ पल का होता है, वो किसी और के लिए उसकी पूरी कायनात बन जाता है। एक तरह से देखा जाए तो पोस्टमास्टर ने रतन को घोस्ट कर दिया इससे पहले कि ये शब्द चलन में आता। हाँ, कह सकते हैं। वो बिना किसी सही क्लोजर के, बिना उसकी भावनाओं की परवाह किए उसकी जिंदगी से गायब हो गए, और कहानी हमें उस लड़की के साथ छोड़ जाती है जो इंतजार कर रही है। और ये हमें ये सोचने पे भी मजबूर करता है कि जो पीछे रह जाते हैं उनका क्या होता है। पोस्टमास्टर ने तो दर्शन का सहारा ले लिया, रतन ने किसका सहारा लिया होगा? क्या उसकी वो हल्की सी आशा कभी खत्म हुई होगी? ये एक ऐसा सवाल है जो हमारे अंदर हमेशा जिंदा रहता है।